भारत 24 ने विकसित भारत लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के कई बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी इस खास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का स्वागत किया और उनके बारे में कई रोचक जानकारियां भी साझा की। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री सीआर पाटिल साहब, केंद्रीय मंत्री का भारत 24 और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। पाटिल साहब के बारे में कहा जाता है कि ही इज एन एक्सीलेंट पार्टी वर्कर एंड ए ब्रिलियंट मिनिस्टर। संगठन और सरकार का जो तालमेल है, उसकी जितनी बेहतर व्याख्या आपने की है अपने जीवन में, वो बहुत कम लोग अपने कार्यकाल में कर पाए हैं। ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। हर चुनाव जो है, 4 चुनाव जीते लोकसभा के, हर चुनाव जो है रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। पिछली बार भी है, ये लेटेस्ट चुनाव भी जो है 7.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत के एक नया रिकॉर्ड अपने इलाके में बनाया। एक बार मुझे इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है सूरत के पास में, वहाँ जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि शायद ये पहले प्रत्याशी हैं जो औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार ही नहीं करते, क्योंकि 365 दिन जनता से जुड़े रहते हैं। हर व्यक्ति का फोन कॉल डायरेक्टली रिसीव करते हैं, वहीं समाधान करते हैं। कई दूसरे नेताओं की तरह आश्वासन नहीं देते हैं, इसीलिए हर चुनाव जीतते हैं। मुझे लगता नहीं कि अगले 15 साल को दूसरा व्यक्ति इनसे चुनाव में आगे निकल पाएगा। ऐसा मुझे लगता है इनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है। और आज एक बहुत बड़ा बधाई इन्हें देने का दिन है। और जल के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों आपने मंत्री बनते ही करवाई और कॉरपोरेट्स और कोऑपरेटिव्स को साथ लेकर के गांव-गांव में जो है, जिसे कहते हैं बरसाती पानी का जो है, जो रेन वाटर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वहाँ पे कि लाखों इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव शहर में वहाँ पे तैयार हो गए हैं, जिससे पूरा साल पानी की कोई कमी वहाँ पे नहीं रहेगी। पानी के इस अभियान के प्रति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी रुचि भी खास तौर पे रही है। उस ज़माने में जो जगह जगह के क्षेत्र हैं, विस्तारा कहते हैं गुजरात में जिनको, जहाँ पीने का पानी नहीं था, अकाल पड़ता था, खेती के लिए पानी नहीं था, तो उस ज़माने में नरेंद्र मोदी नर्मदा का हज़ारों किलोमीटर दूर का पानी वहाँ पे लाए और एक नया जीवन प्रदान किया। तो पानी के इस अभियान में नरेंद्र मोदी, सीआर पाटिल नेचुरल एलाइज हैं गुजरात में। और कोऑपरेटिव्स की बात मैं जो कर रहा था, तो कोऑपरेटिव मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। गुजरात के विकास में इस टीम का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन में बी डिफरेंट, देयर मैंडेट में बी डिफरेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे अमित शाह, सीआर पाटिल, भूपेंद्र पटेल एंड टू सम एक्सटेंट आचार्य जी गवर्नर, ये सब एक ही टीम का पार्ट हैं जो गुजरात का चेहरा बदलना चाहते हैं। कोई नेचुरल खेती से बदलना चाहता है, कोई पानी से बदलना चाहता है। तो गुजरात का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप और सुपरविजन में एक पावरफुल टीम गुजरात का चेहरा बदलने में जो है वो लगी हुई है। और अब 2 और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पास हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री से जुड़े हुए मैंडेट हैं। इंडस वैली एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, पाकिस्तान का पानी बंद हुआ, वो सारा सेंसिटिव काम अब आपके पास है देखने का कि वो ठीक समय पे ठीक प्रकार से वो मैंडेट जो है वो ठीक से लागू हो। और फिर यमुना पानी की बात आती है, आप देखते हैं प्रधानमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था दिल्ली में कि यमुना को साफ करेंगे, गंगा माँ का, यमुना मैया का जो लोटा गौरव है वापस लाएंगे। वो जिम्मेदारी भी आज आपके पास है। तो एक सामान्य मंत्री नहीं है,
बहुत बड़े बड़े मैंडेट जो हैं इनके पास इस तरह से हैं। तो कुल मिला के हम आपका स्वागत करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस भागीरथी अभियान में प्रधानमंत्री की लीडरशिप में आपने जो बीड़ा उठाया है उसे लागू करने में ये मीडिया हाउस भारत 24 फर्स्ट इंडिया परिवार ये हमेशा आपके साथ हैं, आपके नेचुरल आई हैं और आपके साथ मिलकर इसको लागू करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पाटिल साहब के सामने जब मैं सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात कर रहा था तो उसका एक पहलू और है। वहाँ जो शालिनी अग्रवाल हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो राजस्थान की बेटी हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। इस नाते एक तालियां उनके नाम पे भी बनती हैं आपके मार्गदर्शन में। और दूसरा जिक्र ये करना था सर कि आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर गए हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ वहाँ गए हैं। वहाँ सहकार और रोजगार मेले का उद्घाटन है। 8,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो एम्पावरमेंट कर रहे हैं वो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। वो जयपुर में हैं, फर्स्ट इंडिया परिवार जयपुर से है, तो हम आज इस मंच से जयपुर में उनका स्वागत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के साथ पूरी बातचीत। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल साहब हमारे बीच में हैं। हम उनको प्यार से CR पाटिल कहते हैं, लेकिन मैंने जब पता किया उनके बारे में इंटरव्यू करने से पहले, तब सर मुझे पता लगा कि चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल बेहद खूबसूरत नाम सर आपका है, जबकि सब CR पाटिल साहब कहते हैं। अभी बार बार ये बात कही जा रही थी कि लगातार 4 बार जीते हैं, लेकिन खुद लगातार 4 बार तो जीते हैं, 156 लोगों को जिताने की जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो सर संगठन की रीढ़ उनको कहा जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई भी राजनेता जब चुनाव में उतरता है तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन का भाषण देते हैं, लेकिन पाटिल साहब कुछ और करते थे। पाटिल साहब हर एक दिन सुबह संकल्प कराते थे, और वो संकल्प क्या है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे चुनाव जीता जाता है, वो भी मैं उनसे समझूंगी। लेकिन सर मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे पता है बाकी सबके मन में है। सर ये व्हाइट कपड़े पूरे, सिर्फ आप जो व्हाइट पहनते हैं उसका राज क्या है सर? मेरा शरीर का कलर काला है, इसके लिए व्हाइट पहनता हूं। नहीं सर, फिर एक और जिज्ञासा है। जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, सर हाफ स्लीव्स में ही नजर आता है पार्लियामेंट में जब हम उन्हें देखते हैं। सर फिर इसका राज क्या है सर? कभी हमने आपको जैकेट में और मफलर में नहीं देखा है। इसका घर में झगड़ा नहीं होता है, नहीं तो मैचिंग कपड़ा निकालने में तो ये सीधा निकालो और पहन लो, शांति रहती है घर में। सर थैंक यू सो मच। सर जल शक्ति मंत्रालय जब से अपने एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन मैं खुद बतौर जब रिपोर्टर घूमती हूं तो मैंने देखा कि जल शक्ति मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब इतनी भीड़ होने लगी है। उसकी 2 वजह है। पहली तो आप, क्योंकि आपने पूरे मसले को कॉलर से पकड़ के अब काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो हाल ही में जल को लेकर जो हमारे पाकिस्तान से संबंध चल रहे हैं, जो हमको अभी भी धमका रहे हैं। तो थोड़ा मैं समझना चाहूंगी कि जो हमने डाइवर्ट करने का प्लान किया है, जो सिंधु समझौता तोड़ा है, उसके बाद उस पानी के साथ हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं, और उनकी धमकियों का क्या है सर, जो कहते हैं कि पानी नहीं आया तो खून बहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारा देश भारत, उसको धमकाने की किसी की भी ताकत नहीं है, और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी की बात आपने की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने निर्णय कर लिया एविडेंस में रखने का। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में ये पानी को हमारे देश में ही मोड़ा जाए। हमारे देश के जो अलग अलग राज्यों में उसकी आवश्यकता है, वहाँ पर पूरा पानी वो मिले। और ये बारमासी नदियाँ हैं कि जो बारिश में भी पानी होता है और गर्मी में बर्फ का भी पानी आता है। तो जो हमारे जो 5-6 राज्य हैं उनको जो पानी की आवश्यकता है, उसमें उनकी स्थिति बेहतर होगी और सबको पानी मिलेगा, उसके लिए काम चल रहा है। सर वो कौन से खास तौर पर वो 5 राज्य हैं जिनको पानी डाइवर्ट होगा, और हम ये कब तक उम्मीद कर लें सर?
अभी मैं किसी राज्य का नाम लूंगा और कोई राज्य छूट जाएगा तो विवाद हो जाएगा, इसके लिए मैं हमारे देश के ही राज्यों की बात जी पर सर इस पूरे काम में लगभग, क्योंकि ये बहुत वास्ट काम है और हमें जल्द से जल्द उस पानी को कंसोलिडेट करना है, तो लगभग कितना समय हम मान सकें? बस आप जितना ही मानोगे उससे कम में कर लेंगे। जी। एक मैं आपसे, बचपन में हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे जल ही जीवन है, और समझ नहीं आता था क्योंकि पानी बहुत अवेलेबल था तो जल ही जीवन कैसे है। लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जल ही जीवन है, उसकी स्कार्सिटी, उसको समझा जा रहा है। आपसे सवाल ये है कि पानी को लेकर आपके जो मंत्रालय काम कर रहा है उसमें, जैसे आपने सूरत में हाल ही में जिस तरीके से बाढ़ आई और आपने उसके कंजर्वेशन का काम किया, एक कैच द रेन करके एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसको विस्तार से समझना चाहेंगे, वो कैच द रेन क्या है? 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। जी। साथ में उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने योगदान देना चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री है कि जिनकी बात के ऊपर लोग सीरियसली लेते हुए उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। हम कल तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, करीब 8 महीने में 32 लाख स्ट्रक्चर ये देश में बने, 33 राज्यों में और 506 जिलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। ये गुजरात मॉडल से हमने स्टार्ट किया था, मगर गुजरात 5वें नंबर पे चला गया, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात चला गया। मगर जब JSJB जल संचय जन भागीदारी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो आज गुजरात सबसे आगे टॉप में है। मगर ये कोई एक राज्य में, कोई एक शहर में करने का काम नहीं है। सबके लिए जो पानी की आवश्यकता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश में करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता होती है 1120 BCM की। 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा तब भी हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारी जल संचय की जो कैपेसिटी है, जो नदी है, तालाब है, डैम है, वो टोटल मिलाकर 750 BCM की है। तो करीब 370 BCM की आवश्यकता या कमी आज भी हमारे पर है। और जिस तरह से अगर हम डैम बनाते हैं या जो डैम बने आज तक है, उसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM की है, जो 750 में आ जाता है। अगर हम नया डैम बनाने जाएंगे तो 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, 25 साल से ज्यादा समय लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। और पर्यावरण के नाम पर कई लोग आंदोलन करके उसको लेट करने की कोशिश करेंगे, उसके वजह से भी प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। किसान की अगर जमीन जाती है तो वो भी अपना विरोध दिखाता है, पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अगर आसानी से ये जल संचय करना है कम पैसे में और जहां चाहिए वहां, क्योंकि हम डैम बनाएंगे तो कैनाल 100 किलोमीटर जाएगी तो उसके अगल बगल के लोगों को फायदा होगा। मगर जल संचय अगर हम गांव में करेंगे, खेत में करेंगे, तो उस गांव में और उस खेतों के अंदर जो बोरिंग होंगे, जो कुएं होंगे, उसको दूसरे ही दिन उसका लेवल ऊपर आना शुरू होता है, उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और इसके कारण सभी लोगों को जहां चाहिए वहां पानी उपलब्ध होता है। ये जल संचय जन भागीदारी में हमने अगर छोटा सा मकान 14 बाय 45 का है और उसके छत पे से जो पानी उतरता है उसको भी अगर हम जमीन में उतार ले और 100 मिलीमीटर सिर्फ बारिश अगर होती है तो भी 1 लाख लीटर पानी हम जमीन में उतार सकते हैं। मान लो 500 BCM हुआ तो 5 लाख लीटर पानी जमीन में उतरेगा एक घर का। और एक घर में पानी कितना यूज होता है? हर घर में पर हेड 55 लीटर पानी मिलता है। अगर हम घर में 5 लोग एवरेज पकड़ते हैं तो करीब 300 लीटर
कि करीब 250-300 लीटर पानी रोज वो घर में यूज होता है। साल के हिसाब से पकड़ेंगे तो 1,00,000-1.25 लाख लीटर वो पानी यूज करेगा, मगर वो बचाएगा नहीं। इस तरह से बैंक की डिपॉजिट भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह अगर ये पानी नहीं बचाएंगे तो आज की जो स्थिति हो रही है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जहाँ कभी 100 फीट पे पानी था, 80 फुट पे पानी था, आज वो 500-600 फुट पे चला गया है। वहां भी पानी की उपलब्धता कम हो गई है। किसानों को उस पानी निकालने के लिए ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है, उसकी वजह से उसका पावर बिल भी बढ़ता है। और जमीन में जिस तरह से स्तर नीचे जाएगा उसकी वजह से जमीन की फलद्रुपता भी कम हो जाती है। तो ये पानी का जल स्तर बढ़ाना, जल संचय करना, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर पानी देना, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन ये शुरू किया। वही कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज आप अगले दिवाली के बाद या नेक्स्ट दिवाली के बाद आप देखेंगे कि पूरे देश में जो 32 लाख स्ट्रक्चर बने हैं तो पूरा जल स्तर उसके अंदर बहुत बड़ा होगा और क्वालिटी भी चेंज होगी, जिससे किसानों को भी और आम आदमी को भी बहुत बड़ा सर, फायदा एक होगा। परेशानी मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, ये अर्बन फ्लडिंग को लेकर। ये इसलिए लेके आना चाहती हूँ, मेरी और पूरे गुड़गांव वासियों की है, या ऐसे जो अर्बन इलाकों में, बैंगलोर का भी जिक्र अगर मैं कर लूं। सर, अभी हाल ही में बहुत तेज 1 घंटे की बारिश आई शायद, और उसके बाद वहां पर सब कुछ जैसे का तैसा रह गया अगले 12 घंटे तक। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए, आपने सूरत में किया, पूरे देश भर में कर रहे हैं, गुड़गांव में इतना इंक्रोचमेंट है वहां पर, तो वहां कैसे होगा और इसको कैसे समाधान होगा? देखिए, शहरों में डेवलपमेंट के कारण रोड और रोड के बगल में पेवर लगाने के वजह से पानी को जमीन में उतारने की जगह नहीं है जी। जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है, तो पानी बड़ा है। हमने सूरत में ये प्रयोग किया, हमने 6,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग जगह पर बोर लगे, जहां पर 5-5, 6-6 दिन 5-5 फुट पानी रहता था। 1 मिनट भी वहां पानी नहीं रुका क्योंकि पानी पूरा जमीन में उतर गया। तो वहां पर भी ये उपाय है कि वहां वो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलग अलग करीब 11 डिजाइन तो हमने बनाई है, उसमें से कोई भी डिजाइन वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके वजह से उनकी जो पानी की समस्या है वो भी सॉल्व होगी, और जो जमीन में पानी कम हो रहा है, स्तर कम हो रहा है, उसका भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। आपने जल, जैसे हम अक्सर कार्यकर्ता खड़े करते हैं कि बूथ पर कार्यकर्ता हैं जो वोटर्स को लेकर आएंगे, लेकिन आपने जल को बचाने के लिए भी, हार्वेस्ट करने के लिए भी कार्यकर्ता खड़े कर दिए हैं। मैंने कई बार आपके घर पे देखा कि भीड़ होती है कार्यकर्ताओं की, और वो इतना खुश होकर बताते हैं कि मैंने इतना पानी जल संचय कर लिया है। सर, ये कैसे? ये भी एक सोशल कॉज है, ये एक मुहिम है जो लोग खुद से कर रहे हैं, जो शायद पूरे देश भर में होने की जरूरत है। सर, ये कैसे किया? हमारे देश में 2 नेता ऐसे आए कि जिनकी बात लोगों ने सुनी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश में युद्ध का समय है, अन्न की समस्या है, आप एक समय का अन्न छोड़ दो, जी। और लोगों ने मान लिया था। कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि एक भी आदमी मेरे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। साहब की जो स्कीम बनी, सभी लोगों को पर हेड 5 किलो अनाज मिला, मुफ्त में मिला, मगर तुरंत देश के सभी लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई भी भूखा न सो जाए उसके लिए अपने घर से जो भी मदद बन सकती थी वो की। जी। तो यही बात है कि जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात को लोग सीरियसली लेते हैं। उन्होंने ये बात कही कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। तो कई लोग, मैं इतना उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे कच्छ में वहां एक पोर्ट के चेयरमैन है, उन्होंने 20 करोड़ रुपया वहां के एजेंसी को 30 किलोमीटर की एक नदी को उसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए, उनकी जल संचय की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां दिया। एक दुबई की जो पार्टी है, उन्होंने महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपया खर्च करके एक नदी 7 किलोमीटर उसकी 4 फुट डेप्थ बढ़ाई और एक तालाब बना दिया। लोग तैयार हैं। एक बोरवेल जो बनाते हैं कंपनी है बोरोसिल, वो ग्लास बनाती है। उन्होंने मुझे आकर मिले और मुझे कहा कि मुझे 1000 स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैंने एक डिजाइन बताई कि इसके अंदर करीब 3 करोड़ का खर्च होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो जो डीलर है उनके साथ मिलकर मैं करूंगा तो 5000 स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, यानी 15 करोड़ का काम करूंगा। और उन्होंने काम शुरू किया। जीटो वाले ने 100 करोड़ रुपया का प्रॉमिस किया कि
कि हम 100 करोड़ खर्च करेंगे। मैंने तो उनको कहा कि आपको 300 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए। बीकेसी के जो डायमंड के व्यापारी हैं, उन्होंने गुजरात में 50,000 स्ट्रक्चर बनाने का संकल्प किया है। गुजरात में एक जिला है बनासकांठा, जो डार्क जोन में सबसे बड़ा जिला है देश में। वहां के किसानों ने एक पहला ये है कि हमने अभी तक जो किया वो लोगों ने CSR से फंड किया, अपने NGO ने दिया, खुद किया। और वहां बनासकांठा में 28,000 किसानों ने 50% पैसा खुद, वहां की जो साबर डेयरी बनास डेयरी है उसके साथ मिलकर, आधा पैसा डेयरी ने दिया, आधा पैसा लोगों ने दिया, और 28,000 स्ट्रक्चर बने। अभी तो 30,000 बन गए। और मुझे 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हम दिवाली के बाद मार्च तक में 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े करेंगे। ये जन भागीदारी है, लोग जुड़ते हैं, लोग करना चाहते हैं। पहले राजस्थान के लोग प्याऊ बनाते थे पानी के लिए, अब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सबके लिए पानी देता है। सबके लिए। सर, आप जब आए उससे पहले जल जीवन मिशन चल रहा था, बेहद महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट हुआ करता था, सबके घर नल से जल पहुंचेगा तमाम तरीके के। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से आपने होल्ड किया। सवाल यह है कि जब गड़बड़ियां आपके सामने आई तो आपने एक पूरे मेंबर्स की कमेटी तैयार की, उन कमिटीज को या सब अलग अलग जिलों में भेजा, तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं सर? गड़बड़ियां क्या थी, सुधार क्या होंगे, आगे की कार्रवाई उसमें क्या होगी सर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश में सभी महिलाओं को, पानी की जो किल्लत थी, 9 करोड़ महिला रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी जी। उसको दूर जाना पड़ता था, बोझ उठा के आना पड़ता था। उसकी वजह से ये महिलाओं का रोज का 5 करोड़ घंटा उसके अंदर जाता था जी। ये योजना बनाने के कारण जो महिलाएं पानी लाती थी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, मगर जो मिलता था वो पानी लेके आती थी। हर घर में नल से जल की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई, वो यही था कि उनको अच्छी क्वालिटी का पानी मिले। जी। और उसके ऊपर करीब 15 करोड़ घरों में पानी गया, और 4 करोड़ घरों में और भी पानी देने की योजना अभी वो भी आगे चल रही है। मगर कुछ किस्से ऐसे आए कि नल है जल नहीं है, ऐसी कंप्लेन आई, हमने उसको भी चेक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया कि इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। DRDO से ऑर्डर हुआ, हमारे मंत्रालय के अधिकारी और नीति आयोग के साथ सहयोग करते हुए 119 टीम बनाकर 112 जगह पर जो टोटल जो प्रोजेक्ट था उसके 2.25 लाख करोड़ का काम जहां जहां चल रहा था जी। ऐसी स्कीम के ऊपर वो टीम गई। उनको पहले वर्कशॉप में समझाया गया कि उन्हें क्या चेक करना है, कैसे करना है, हर चीज को उनको एजुकेट करने के बाद वो टीम गई और उन्होंने अपना रिपोर्ट PMO में भी सबमिट किया है और वहां से हमको भी मिल रहा है। हम हर स्टेट में वहाँ CM को बता रहे हैं कि वहाँ जो भी कमियां हैं वो पहले उसको पूरा करो, उसके बाद ही हम फंड देंगे। क्योंकि मोदी साहब का जो ये योजना है वो लोगों को पानी देने के लिए, हर घर में जल देने के लिए है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए या उसको पैसा देने के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। सर, कई मंत्रालयों में ऐसे ही जब कभी इंक्वायरी होती है तो ऐसे कहा जाता है कि बस इंक्वायरी हुई और खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि आपका मंत्रालय है, क्या ये खाना पूर्ति है या कोई एक्शन होगा? खाना पूर्ति करना हमारी आदत भी नहीं है, और आप देख भी रहे होंगे कि हमने बहुत सा काम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस 0 टॉलरेंस के साथ हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हर घर में पानी मिलना चाहिए, पूरे फोर्स के साथ, पूरी क्वांटिटी के साथ उसको मिलना चाहिए, क्वालिटी के साथ भी मिलना चाहिए। इस सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये योजना में जहाँ जहाँ भी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा था कि कोई भी स्टेट में कोई भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, अगर वहाँ गिल्टी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, ये जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ, मैं अपने राजस्थान की जनता के बिहाफ पे, वहां के लोग इस बात का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। जब आपके दौरे होते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है क्योंकि उनकी उम्मीद बढ़ जाती है। ERCP जो पहले था अब PKC हो गया। बहुत एक डिबेट है कि इसका काम कब तक होगा, नहीं होगा, शुरू हुआ है, नहीं हुआ, आधे से शुरू हुआ, टेंडर जा रहे हैं। सर, असलियत क्या है PKC की? राजस्थान के लोगों को आप एडवांस में बधाई दे सकती है कि PKC की जो योजना है उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में 77,000 करोड़ वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। टेंडरिंग की प्रक्रिया वो स्टेट कर रहा है, उसका DPR भी उन्होंने बनाकर हमारे मंत्रालय में भेजा है, उसको भी हम चेक कर रहे हैं जी। बहुत ही जल्दी ये जमीन पर उतरेगा। और मैंने तो कहा है कि पूरे देश में अगर कोई स्टेट में सबसे ज्यादा पानी होगा तो राजस्थान में होगा, क्योंकि वहां पर
पीकेसी आ रहा है, उसको इंडस में से भी सर पानी माइक मिलेगा। आपको थोड़ा पास दे। इंडस से भी पानी मिलेगा। और जो कैच द रेन का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मोदी साहब ने कहा था ना कि कर्म भूमि से मातृभूमि, जी तो राजस्थान के जो व्यापारी सूरत में है जी उन्होंने पहले 40,000 गांव में 4 बोर यानी 1,60,000 बोर करने का कहा था। आज राजस्थान में 2,32,000 स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, वो भी प्रवासी जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने वहाँ किया है। अभी वहाँ के लोगों ने अभी नहीं किया है, वो लोग भी अब करना चाहते हैं। तो इसी की वजह से सबसे ज्यादा पानी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सीआर पाटिल साहब का नाम पेज के प्रणेता के नाम से गुजरात में जाना जाता है। बच्चा बच्चा पेज के प्रणेता। तो पहला तो सर मैं समझूंगी कि पेज की प्रणेता क्या है, और उसके बाद एक खास सवाल है आपसे कि जब गुजरात के 2022 के चुनाव थे जो कि आसान नहीं थे और प्रधानमंत्री जी लगातार अपडेट लेते थे सबसे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आपने उनको एक दिन कान में कुछ कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी चिंता नहीं की। तो मैं वो जानना चाहूंगी कि वो कान में क्या कहा जिसके बाद वो निश्चिंत होकर बैठ गए और आप 156 सीट ले आए। सर पेज कमेटी ये हमारा वैसा तो मोनोपोली है। हर पेज पे हमारे गुजरात में 5 कार्यकर्ता होते हैं, वो पेज कमेटी के मेंबर होते हैं। हमारे पास इतनी समृद्ध वहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है जी इसके कारण हम वो कर सकते हैं। हमारे पास 74 लाख कार्यकर्ता पेज कमेटी के गुजरात में हैं। उनके घर में एवरेज 3 वोट के कारण 2.25 करोड़ जो कार्यकर्ता यानी वोटर्स जो हमारे सीधे संपर्क में आते हैं। हम 2022 और 2024 में भी हमें 2 करोड़ वोट मिला था। अगर हमें और 5-10 लाख वोट मिल जाता जो हमारी अपेक्षा थी 2.25 करोड़ का, तो 10 लाख वोट भी अगर मिल जाता तो जो बाकी जो पार्टियां थी जो कोई सरकार बनाने की बात कर रही थी, कोई जीतने की बात कर रही थी, जिनके 126 सीट के डिपॉजिट चली गई थी, वो कभी कहीं पर भी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करते। मैंने मोदी साहब के कान में कभी कुछ नहीं कहा मगर मुझे कहा था, मुझे पूछा था। जी एक तंत्रिका मैंने बात कही, हमारे यहाँ एक चैनल है उसके एडिटर ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप डिबेट में किसी को भेजिए। तो हम कोई अलग अलग पार्टियां जब आ जाती थी तो कुछ पार्टियों के साथ हम डिबेट में नहीं जाते थे, तो मैंने उनको मना किया। तो एडिटर ने मुझे कहा कि आप नाराज क्यों होते हो, हम आपको 120 सीट दे रहे हैं। तब मैंने उसको कहा कि देखो मैंने 182 में से 182 सीट जीतने के लिए संकल्प किया हुआ है, मैंने कभी 181 की बात भी नहीं की। तो आज आप सुन लीजिएगा, अगर 150 सीट आती है तो मैं उसी दिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मैं रिजाइन कर दूंगा। 150 आएगी तो रिजाइन कर दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन कर जी। दूंगा। अगर 120 आपके कहने के मुताबिक 120 सीट आती है तो मैं सांसद से भी रिजाइन कर दूंगा, और अगर 100 सीट आती है तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ओ तो ये एक आत्मविश्वास था, एक कार्यकर्ताओं की जो सिस्टम बनी हुई थी उसके ऊपर विश्वास था, और मोदी साहब का नेतृत्व था, उनकी जो लोकप्रियता थी, अमित भाई शाह साहब का जो मार्गदर्शन मिल रहा था, हमारे लिए तो एक गोल्डन पीरियड था। तो जितना ही था, हम लोग 156 सीट जीते, मगर 20 सीट हम 5,000 से कम में हार गए। कोई 922, 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे हम 20 सीट हार गए और उसकी टोटल जो वोट थे, जो 26 सीट हम हारे, उसके अंदर जो लीड उनको जो मिली वो सिर्फ करीब 3 लाख की थी, 2.5-3 लाख की थी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिल जाते हैं तो वहाँ सबका हिसाब हो स्वीप जाता हो है। जाता सर। वैसे 156 सीटें, और ये जो आपका आत्मविश्वास था शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री उसके बाद ना एनालिसिस किसी का सुनते थे ना कुछ और, वो इतने निश्चिंत हो गए थे। ऐसा नहीं है, सबका सुनते हैं साहब, सबसे बात करते हैं, जी ऐसा नहीं है। जी सर, एक चीज इसलिए समझना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी लगातार चल रहा है और एक गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, और 20 तारीख को सर आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे। सर क्या उम्मीद करें कि गुजरात और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष? उम्मीद तो मैं इतना ही करूंगा कि अभी 3 दिन अगर मुझे बचा लेते हैं तो मेरा 5 साल पूरा। सर एक और चीज समझना चाहेंगे, आपके घर में जो आता है, चाहे सूरत हो चाहे यहाँ हो, 2 बातें हैं। एक सूरत का आपका ऐसा ऑफिस कैसे है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां जाके आपका ऑफिस देखने के लिए केवल सूरत आते हैं, और दूसरा आप सबको खिलाते हैं।
लेकिन आप खुद कुछ नहीं खाते, शायद 12, 15, 17 घंटे की फास्टिंग करते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? मैं नहीं खाता, आप तो किसने कहा? देखो शरीर देख के पता चला। सर, आप 17 घंटे की शायद फास्टिंग करते हैं, ऐसा मुझे पता लगा है सर। फास्टिंग तो आवश्यकता है, बहुत ज्यादा खा लिया है उसको ठीक करने के लिए भी, बैलेंस करने के लिए उसका भी एक इफेक्ट होता है। आज इतने सालों के बाद अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह हो जाए। आपको तो कुपोषित कहा जा सकता है। जो मेरे ऑफिस में सूरत में जो सिस्टम है, जी उस सिस्टम में हमारे पास जो डेटा है कि हमारे क्षेत्र में कितने एडवोकेट हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी कितने डॉक्टर हैं, जी और वो सभी लोग, कोई किसान है, प्रगतिशील किसान है, सहकारी क्षेत्र के आगेवान है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, या कुली है, या जादूगर है, यानी सब लोगों का डेटा हमारे पास है। करीब 19 प्रकार के अलग अलग डेटा जी हमारे पास में है। और उस डेटा के आधार पे हमने बूथ वाइज वो कहाँ रहते हैं, कौन से नंबर पे, घर पे, वो पूरा डेटा है। तो सिस्टम समझने के लिए वो आए थे और उनको बताया। वंडरफुल सर। सर, आपका भारत 24 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि पानी को लेकर तो अभी समय कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य, धन्यवाद। थैंक यू।